विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सपा और आप की नजदीकियां। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश से की मुलाकात। संजय सिंह ने अखिलेश की तारीफ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बिगड़ी तबीयत। लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। सीतापुर के जिला अस्पताल में किया गया शिफ्ट। दिल्ली पुलिस से किसानों की आज फिर होगी बातचीत। नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत। पुलिस ने डीडीएमए गाइडलाइंस का दिया हवाला। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार अलर्ट। अगस्त के अंत तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। विशेषज्ञों का दावा, रोजाना आ सकते हैं 1 लाख केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई। अधिक तबीयत खराब होने के बाद अब आजम खान को सीतापुर के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। सोमवार सुबह से ही सीतापुर जेल में उनके बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल में ही लाया जाया गया था। तो आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ चुकी है। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हें जेल लाया गया था। आपको बता दें 72 वर्षीय आजम खान अभी उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है। वह पूर्व में यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कई बार रामपुर से ही विधायक बने हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरा माना जाता है आजम खान को। तो आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। अधिक तबीयत खराब होने के बाद आजम खान को सीतापुर के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। आपको बता दें कि सीतापुर जेल के बाहर इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उन्हें कोरोना संक्रमण भी हुआ था। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल ही शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि सोमवार को उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनका ऑक्सीजन लेवल 88 पहुंच गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने आजम खान को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ लाया जा रहा है। आजम खान के साथ में एसडीएम सहित कई अधिकारी भी मौजूद है। तो सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान और उनके बेटे को कोरोना से ठीक हो जाने के बाद 13 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। मेदांता अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया था, जिसके अनुसार 9 मई 2021 को सपा के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। 13 जुलाई की सुबह और उनके पुत्र की तबीयत में सुधार को देखते हुए उनको मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में सीतापुर जिला जेल से लाया गया था। बाद में फिर आजम खान को जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आने के बाद आजम खान को पिछले दिनों ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के नेतृत्व में संघ और बीजेपी की राजधानी लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी पहुंचे। वहीं संघ और सरकार के बीच समन्वयक के तौर पर तैनात अरुण कुमार भी बैठक में शामिल हुए। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ यूपी सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बताया जा रहा है। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। विधानसभा चुनावों में
यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति तैयार की गई। सरकार, बीजेपी संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल बैठाने पर मंथन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। लखनऊ में 2 दिन तक बीजेपी और आरएसएस की अहम बैठक हुई। ये बैठक रविवार शाम को खत्म हो गई। इस बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति से लेकर कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। इस मीटिंग के दूसरे दिन सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। तीनों दोपहर 2 बजे पहुंचे थे और शाम को 7:30 बजे बाहर निकले। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि 2 दिनों तक चली इस बैठक के आखिरी दौर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा यूपी में होने वाले कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही है। बीते 4.5 सालों में योगी सरकार ने क्या काम किए, किन योजनाओं को लागू किया, इन्हें जनता तक पहुंचाना है। चुनाव के दौरान कैसे मोहल्ले स्तर पर जाकर पार्टी को काम करना है, बीजेपी का जो कट्टर वोट बैंक है उसको बूथ तक कैसे ले जाना है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों को पार्टी और संघ के लोगों की मदद से जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। इसके अलावा बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार होने की भी संभावना है। उससे पहले बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग में इसको लेकर भी चर्चा की गई कि नया कैबिनेट कैसा होगा, कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, कैबिनेट विस्तार के क्या नफा नुकसान होंगे, वोट बैंक मजबूत करने के लिए कैसे हर वर्ग को कैबिनेट में शामिल किया जाए, इन सब बातों को लेकर मंथन हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। पिछले दिनों आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात की। 29 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले उनके चाचा राम गोपाल यादव का जन्मदिन था। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। बधाई ने उतना नहीं चौंकाया जितना बधाई देने के लिए चुने गए शब्दों ने सभी को चौंकाया। राज्यसभा में अपने ओजस्वी वक्तव्यों से विपक्षियों को लाजवाब करने वाले सौम्य स्वभाव के धनी आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और आप की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके अलावा संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव की तारीफ की है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकी बढ़ रही है। पिछले दिनों आपके प्रभारी संजय सिंह ने न सिर्फ अखिलेश से मुलाकात की बल्कि उनकी तारीफ भी की। चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच नजदीकियां की क्या है वजह, अखिलेश को आपसे क्या फायदा हो सकता है, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो 29 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले उनके चाचा रामगोपाल यादव का जन्मदिन था। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी उन्हें बधाई दी और बधाई ने उतना नहीं चौंकाया जितना बधाई देने के लिए चुने गए शब्दों ने चौंकाया। उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की थी। इसके बाद 1 जुलाई को जब अखिलेश यादव का जन्मदिन था तो संजय सिंह ने भी उन्हें उनकी सहजता और सौम्यता के कारण लोकप्रिय बताया और 3 जुलाई को उनसे मुलाकात करने भी पहुंच गए। इस मुलाकात पर पर्दा डालने की भी कोशिश नहीं हुई। पहले अखिलेश यादव ने संजय सिंह के साथ अपने फ़ोटो को ट्वीट किया और उसके बाद संजय सिंह ने उस फोटो को रीट्वीट किया था और अखिलेश की तारीफों के पुल बांधे थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन बनर्जी जुड़ चुकी है। कंचन, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकी बढ़ रही है। इस नजदीकी के सियासी मायने क्या है? अखिलेश को आम आदमी पार्टी से क्या फायदा हो सकता है?
बिल्कुल नुपुर, आपको बता दूं कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले दिनों आपके यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह, जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 29 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले उनके चाचा रामगोपाल यादव का जिस तरीके से जन्मदिन था, उस दिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा नजदीकियां उनके बीच में देखी गई। साफ तौर पर देखा जाए नुपुर, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसे लेकर यहाँ कई सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मुलाकात के कई और मायने भी निकाले जा सकते हैं। ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों मिलकर आगे कुछ नया गुल खिलाएं। यहाँ पर चुनावों को लेकर कुछ खास इनकी तैयारियां भी चल रही है नुपुर। कंचन, राजनीति में बिना मकसद के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने संवेदनशील समय में, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव के महज 7 महीने रह गए हैं, मेल मुलाकात और बधाई के लेन देन का कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि राजनीति में कंचन हर एक शब्द के और हर एक कदम के मायने होते हैं। बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपका सवाल बिल्कुल जायज यहाँ पर है और आपने बिल्कुल सही यहाँ पर सवाल पूछा है कि काफी इस वक्त जो माहौल है वो विधानसभा चुनावों का चल रहा है और ऐसे में इन दोनों की मुलाकात से काफी सारे यहाँ पर चीजें खुलकर भी सामने आ रही है नुपुर। अगर साफ तौर पर देखा जाए, चुनाव नजदीक है, चुनाव के नजदीक होने की वजह से कई सारे कयास भी यहाँ पर नुपुर लगाए जा रहे हैं। एक सबसे अहम बात आपको बताऊं कि बधाइयां एक दूसरे को यहाँ पर दी गई हैं। राज्यसभा में अपने ओजस्वी यहाँ पर विपक्षियों को लाजवाब जवाब इन्होंने दिया है। साफ तौर पर अगर देखा जाए नुपुर, तो आने वाले समय में ही ये पता लग पाएगा कि इन दोनों की मुलाकात के पीछे आखिर सबसे बड़ा कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है नुपुर कि चुनाव दोनों मिलकर यहाँ पर जीते या फिर चुनाव यहाँ पर मिलकर लड़ा जाए। कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं नुपुर। कंचन, यूपी में बीजेपी के मजबूत होने के बाद सपा से अपर कास्ट की जो दूरी बढ़ी है और समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी साबित करने की कोशिश शुरू हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी से उसको मदद मिल सकती है। लगता है कंचन से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकी बढ़ रही है। इसके काफी सारे सियासी मायने सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अखिलेश को मदद मिल सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के मजबूत होने के बाद समाजवादी पार्टी से अपर कास्ट की जो दूरी बढ़ी है और समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी साबित करने की जो कोशिश शुरू हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी से उसको मदद मिल सकती है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम तो है ही। यूपी में बीजेपी के मंच पर मोदी और शाह दिखेंगे तो अखिलेश यादव को भी अपने मंच पर भी कुछ बड़े कद वाले नेताओं का साथ तो मिल जाएगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट मोड पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल यानी ICMR ने अपने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त के अंत तक देश में रोजाना लगभग 1 लाख केस आएंगे। विशेषज्ञों ने इसे संभावित तीसरी लहर कहा है। अभी भारत में रोजाना तकरीबन 40,000 नए केस आ रहे हैं और लगभग 500 कोरोना मौतें प्रतिदिन रिपोर्ट की जा रही है। हालांकि ICMR की स्टडी में ये भी इशारा है कि थर्ड वेव दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान देश में प्रतिदिन नए कोरोना केस की संख्या 4 लाख तक पहुंच गई थी। अब देश में अब तक करीब 40 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलर्ट पर है। ICMR की एक रिसर्च सामने आई है। ICMR का कहना है कि अगस्त के अंत तक देश में रोजाना लगभग 1 लाख केस आएंगे और इसी को ही तीसरी लहर कहा जा रहा है। बता दें कि अभी भारत में हर दिन 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोज 500 मौतें कोरोना की वजह से हो रही है। ICMR की स्टडी में ये भी इशारा है कि थर्ड वेव दूसरी लहर की तरह इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। दूसरी लहर के दौरान देश में हर दिन नए कोरोना केस की संख्या 4 लाख तक पहुंच गई थी और देश में अब तक करीब 40 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। तो तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए VIP न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, खुद भी लगवाएं और अपने परिवार वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि तीसरी लहर से बचना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन।
तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। अगस्त के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसी को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी चिंतित है, अलर्ट मोड पर है। अभी भी आवश्यकता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और इसके अलावा वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन से बिल्कुल भी डरने की, घबराने की कोई वजह नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स ही नज़र आते हैं। कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं होता है। और तीसरी लहर क्योंकि आने वाली है, अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। ICMR की रिसर्च में दावा किया गया है कि अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। रोज़ाना 1 लाख के करीब नए मामले आ सकते हैं, तो इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब तक करीब 40 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। ICMR की इसी बीच एक रिसर्च सामने आई है और उसी रिसर्च का हवाला देते हुए ICMR ने कहा है कि अगस्त के अंत तक देश में रोज़ाना लगभग 1 लाख केस आएंगे। दूसरी लहर में आपको बता दें कि रोज़ाना 4 लाख तक केस सामने आ रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह इतनी खतरनाक नहीं होगी। हालांकि हर रोज़ 1 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। तो तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। ICMR ने एक रिसर्च का हवाला दिया है और कहा है कि अगस्त के अंत तक देश में रोज़ाना लगभग 1 लाख केस आ सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसे संभावित तीसरी लहर कहा है। अभी रोज़ाना 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और लगभग 500 मौतें कोरोना की वजह से हो रही है। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है और उसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें WHO का भी ये दावा है कि कोरोना की पीक अगस्त में आ सकती है। तो इसलिए VIP न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप खुद को भी वैक्सीनेट करिए और अपने घर वालों को, आस पड़ोस वालों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। WHO ने भी संक्रमण के मामले बढ़ने की चेतावनी दी है। कहा है शुरुआती दौर में आ चुकी है कोरोना की 3rd वेव। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बार बार जाहिर की जा रही है। सरकारों का दावा है कि इससे निपटने की तैयारियां कर रही है। इसी बीच WHO ने कहा है कि तीसरी लहर शुरुआती चरण में आ चुकी है। तो तीसरी लहर से बचना है तो खुद को वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। तो तीसरी लहर को लेकर सरकार ने भी चेताया है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए अगले 125 दिन बेहद अहम है। दिल्ली पुलिस से किसानों की आज फिर बातचीत होगी। इससे पहले भी आपको बता दें, रविवार को किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो फिर से अपनी मांगों पर विचार करे। रविवार को दिल्ली पुलिस ने DDMA गाइडलाइंस का हवाला दिया और कहा कि अभी पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद के सामने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसान 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं। तो दिल्ली पुलिस से आज किसानों की एक बार फिर से बातचीत होगी। किसानों को प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिली है। आपको बता दें कि किसान मानसून सत्र के दौरान
प्रदर्शन करने की इजाज़त चाहते हैं। 22 जुलाई से मानसून सत्र के अंत तक संसद के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन किसानों को पुलिस द्वारा इजाज़त नहीं दी जा रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि जब पुलिस ने पहले भी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाज़त दी थी, तो उस दिन भी जगह जगह दिल्ली से किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। काफ़ी जगह हिंसा हुई थी और इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस किसानों को प्रदर्शन की इजाज़त देने के मूड में नहीं है। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस से किसानों की आज फिर बातचीत होगी। इससे पहले रविवार को भी किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो फिर से अपनी मांगों पर विचार करे। रविवार को दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए गाइडलाइंस का हवाला दिया और कहा कि अभी पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद के सामने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण काल के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा स्थगित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की शीर्ष कोर्ट को बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दी है। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही बड़ी संख्या में संतों और कांवड़ यात्रा संघ ने भी प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को लेकर सोमवार को यूपी सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब को देखते हुए मामला बंद किया। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देश और प्रदेश में लोगों का जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। तो यूपी में इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला बंद कर दिया है। तो कोरोना काल के कारण यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने देश की शीर्ष कोर्ट को बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा को इजाज़त देने के फैसले पर हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने भी और राज्यों की तरह कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस बारातियों को लेकर लौट रही थी। बाराती चंदौसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव छपरा से लौट रहे थे, तभी गांव के पास टायर पंचर हो गया। बस को ड्राइवर ने रोड के किनारे पार्क कर दिया और कुछ लोग टायर बदलने लगे। वहीं कुछ बाराती बस से उतरकर टहलने लगे, तभी तेज रफ्तार एक बस खड़ी हुई बारातियों की बस से जा भिड़ी। हादसे में मौके पर ही 7 बारातियों की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भैजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जिस बस के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ,
वे भी सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। हालांकि उस बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदाई जिले में रविवार को पूरे दिन तेंदुए की दहशत रही। यहां एक घर में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घर में इस दौरान कई लोग भी मौजूद थे। तेंदुए की दहशत की वजह से ये लोग घर में फंस गए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तेंदुए की तलाश शुरू की गई, लेकिन ना जाने तेंदुआ चकमा देकर कहां निकल गया। हरदाई जिले के सांडी कस्बे में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। पूरे दिन लोग अपने घरों में कैद रहे। यहां के रहने वाले सुनील कुमार के घर में तेंदुआ बगल वाले घर से होते हुए प्रवेश कर गया। तेंदुए के आने की आहट भी उन्हें सुनाई नहीं दी। तेंदुए ने घर में मौजूद 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तो हरदोई में घर में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों को घायल कर दिया। वहां पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत फैल गई, लोग डर गए। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन उसे कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।